सिंदबाद जहाजी की 5वीं समुद्री यात्रा। सिंदबाद बोला, मेरी दशा विचित्र थी। चाहे जितने भी मुसीबत आन पड़े, मैं कुछ दिनों के सुख के बाद उसे भूल जाता और एक नई यात्रा का विचार मेरे मन में हिलोरे मारने लगता। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने इस बार अपने मन मुताबिक यात्रा करनी चाहिए, जिसके लिए मेरा कप्तान तैयार नहीं हुआ। ऐसे में मैंने खुद के लिए एक जहाज़ बनवाया और निकल पड़ा। जहाज़ बनने के लिए मेरा माल काफ़ी ना था, इसलिए मैंने आसपास के अन्य व्यापारियों को भी अपने साथ आने को कहा। देखते ही देखते हम गहरे समुद्र में आ गए। कई दिनों के यात्रा के बाद हमने आराम करने का सोचा और जहाज़ को एक निर्जन टापू पर लगाया। वहाँ मैंने रुक पक्षी का एक अंडा देखा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कुछ दिनों पहले यात्रा के दौरान देखा था। मैंने कौतूहलवशपूर्ण अन्य व्यापारियों को भी इसके बारे में बताया। हम सभी अंडे को देखने पास पहुँचे, तभी उसमें से एक बच्चा निकल रहा था। चोंच से अंडे को तोड़ने की ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आया तो व्यापारियों को सूझा कि क्यों ना इस रुक पक्षी के बच्चे को भून कर खाए। वे कुल्हाड़ी उठा लाए और अंडे को तोड़ने लगे। मैंने मना करा, लेकिन कोई नहीं माना। किसी ने मेरी एक ना सुनी और बच्चे को काट कर खा गए। कुछ देर बाद हमने देखा 4 बड़े बड़े बादल आ रहे थे। मैं घबराया और चिल्ला कर बोला, जल्दी भागो, रुक पक्षी आ रहे हैं। हम जैसे ही जहाज़ तक पहुँचे, हमने देखा रुक पक्षी के माता पिता वहाँ आ गए और टूटे हुए अंडों को देखा। ज़मीन पर नन्हे रुक को मरा देखकर वे चित्कार करने लगे। कुछ देर बाद वे मायूस मन से वहाँ से चले गए। उनके जानते ही हमने वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही जहाज़ वहाँ से निकलने लगा, तभी रुक पक्षी का एक झुंड पहुँच गया। उन्होंने पंजों में बड़ी बड़ी चट्टानें दबा रखी थी। झुंड तेज़ी से उड़ते हुए हमारी ओर बढ़ा और हम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दी। एक विशालकाय चट्टान जहाज़ के ठीक बगल में इतनी तेज़ी से गिरा, जहाज़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। हम सभी डर गए। इतने में दूसरी चट्टान ठीक जहाज़ के बीचों बीच गिरी और जहाज़ को 2 हिस्सों में बट गया। क्षण भर से सारा सामान और मनुष्य जलमग्न हो गए। किसी तरह मुझे प्राण रक्षा करने का मौका मिला। बगल में एक तख्ती देखी, मैं उसका सहारा लिया और उसके सहारे किसी टापू पर पहुंचा। टापू पर पहुंचने के बाद मैं बहुत थक चुका था। थोड़ी देर आराम के बाद मैं द्वीप देखने लगा और इधर उधर घूमने लगा। मैंने देखा वहाँ सुंदर फूलों से लदे कई बाग हैं, जहाँ कच्चे पक्के कई तरह के मीठे फल मौजूद थे। थोड़ी देर पर मैंने पाया कि एक सुंदर मीठे पानी का स्रोत है। मैं भूखा था, इसलिए पहले मेरे मन भर मीठे फलों का आनंद लिया। उसके बाद पानी पीकर आराम फरमाने लगा। मैं एक कोने में लेट गया। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। मेरा मन भारी हो रहा था। मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। लग रहा था धन दौलत होने के बावजूद मैंने यात्रा की मूर्खता क्यों की। मैं चाहता तो आराम का जीवन बिता सकता था, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के कारण मैं आज इस निर्जन स्थान में फंस गया हूँ। यही सब सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ना चला। अचानक आँख खुली तो मैंने देखा सवेरा हो गया। मैं झटके से उठा, इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक कोने में बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। वह बहुत कमज़ोर मालूम रहा। करीब जाकर देखा तो पता चला उसकी कमर के निचले हिस्से में पक्षाघात लगा हुआ था। मैंने सोचा, हो सकता है ये मेरी तरह कोई भटका यात्री होगा जिसका जहाज़ डूब गया होगा। मैं उसके पास गया और अभिवादन किया, लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं मिला। बुजुर्ग ने केवल सर हिलाया।
मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे? बूढ़े ने संकेत में कुछ ना कहा। बूढ़ा चाहता था कि वह मेरे पास कंधों पर चढ़कर फल तोड़े, लेकिन वह ये नहीं चाहता था। दरअसल वह चाहता था कि उसे कंधे पर बैठकर नहर पार करा दूं। नहर पार जाकर मैंने उतारना चाहा तो बेजान में जान पड़ने लगी। बूढ़ा अचानक बलशाली महसूस होने लगा। उसने अपने पैरों से मेरे गर्दन को जकड़ा हुआ था। मेरी सांसें अटकने लगी। ऐसा लगा मानो आंखें बाहर आ जाएगी। मैं लड़खड़ाने लगा। इतने में बूढ़े ने अपनी पकड़ ढीली की। मेरी जान में जान आई और कुछ देर बाद मैं होश में आ गया। बूढ़े ने मुझे उठने का इशारा किया और हाथ उठाया। मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी, इसलिए मैं उठ नहीं पाया। इस पर बूढ़े ने मुझे एक लात मारी। डर से मैं उठकर खड़ा हुआ। मैं उसके मुताबिक काम करने को मजबूर हो गया। वह मुझे पेड़ के पास ले गया। वहाँ फल तोड़कर खुद खाया और मुझे भी खाने को कहा। धीरे धीरे रात हो गई। बूढ़ा अब भी मेरी गर्दन पर ही था। वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे शरीर में जान बाकी नहीं थी। मैं बैठ गया और उसके कंधे के लिए ही सोया। कुछ देर बाद शायद उसकी भी आंख लग गई। फिर सुबह उसने मुझे पैर से धक्का मार कर जगाया। वह अब भी मेरे कंधे पर ही था। उस दिन मैंने दिन भर उसे द्वीप पर घुमाया और उसके मुताबिक काम करता रहा। मनमानी करने पर बूढ़ा मुझे मारता, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं उसके अनुसार चल रहा था। एक रोज़ मैंने वहाँ कद्दू के खोल को पड़े देखा। मैंने उसे साफ़ किया और उसमें पके हुए अंजूर का रस भर कर चला गया। कुछ देर बाद मैं इसको इधर उधर घूमता हुआ आया। तभी मैंने देखा कि अंगूर के रस से खमीर उठ गया था। वह मदिरा बन चुका था। मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। ऐसे में ताकत के लिए मैंने मदिरा का सेवन किया। अब मुझे थोड़ी ताकत आ गई। मैं तेज़ी से चलने लगा और गाने लगा। बूढ़े को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हुआ। उसके इशारे से मुझे मदिरा मांगी। मैंने उससे मदिरा दी। वह एक ही सांस में पी गया। इसके बाद उसे बहुत तेज़ नशा चढ़ा। वह गाने झूमने लगा। अब वह कंधे पर टिक भी नहीं पा रहा था और डगलाने लगा। मैंने मौका देखकर उसे ज़मीन पर पटक दिया। फिर पास पड़े एक पत्थर को उठाया और बूढ़े के सिर पर दे मारा। कई बार वार के बाद बूढ़ा मर गया। मेरी सांस में सांस आई। ऐसा लगा मानो जैसे किसी कैदी से आज़ादी मिली हो। मैं भागकर समुद्र तट पर आ गया। मेरी किस्मत अच्छी निकली। संयोग से उसी वर्ष एक जहाज़ वहाँ से गुजरा। मैंने उस पर सवार लोगों से मदद मांगी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोलो, क्या सच में तुम इस बूढ़े के चंगुल में फंस गए थे? इस बूढ़े ने न जाने कितनों की जानों को मार डाला। उसके कारण इस द्वीप पर कोई नहीं आता। तुम बड़े भाग्यवान हो जो निकले और उसकी केस से बच निकले और उसे मार डाला। वे बहुत लोग खुश हुए और मुझे अपने साथ जहाज़ पर बैठा लिया और उन्होंने मुझे किराया भी नहीं लिया। यात्रा के दौरान जहाज़ पर सवार एक बड़े व्यापारी से मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिनों बाद हम एक अन्य द्वीप पर पहुँचे जहाँ उस व्यापारी ने मुझे उतरने को कहा और अपने कई नौकरों के साथ मुझे उतारा। उसने मुझे एक टोकरा थमाया और बोला, इसके साथ जाओ और जैसा कहे वैसा ही करना। जैसे ही मैं जाने लगा वैसे ही व्यापारी ने पीछे से आवाज़ लगाई, नौकरों से अलग मत होना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। हम सभी वहाँ से चल दिए। द्वीप पर नारियल के ढेरों पेड़ थे। उनकी इतनी ऊंचाई ज़्यादा थी कि उन पर चढ़ना असंभव था। मैंने देखा कि मेरे साथ आए लोग पत्थर ढेले चुन रहे थे। मैं समझ नहीं पाया। इतने में वहाँ बंदरों का झुंड आया। वे हम पर नारियल बरसाने लगे। इतने में मेरे साथी उन पर पत्थर और ढेले फेंकने लगे। मैं पूरी बात समझ गया। देखते ही देखते ज़मीन पर चारों ओर नारियल ही नारियल दिखने लगे।
मैं उन नारियल प्राप्त करने के तरीके को देखकर हैरान हो गया। हमने फटाफट नारियल टोकरी में भरे और जहाज़ की तरफ आए। उन लोगों ने शहर में नारियल को बेचा, जहाँ से उन्हें अच्छी रकम मिली। सारे नारियल बिक जाने के बाद व्यापारी मेरी ओर आया और मुझे रुपए देने लगा। नारियल की कीमतों से मेरा हिस्सा देखकर उसने मुझसे कहा, तुम रोज़ इसी तरह से नारियल जमा करो और उसे बेचकर जो रुपए मिले उसे बचाओ। धीरे धीरे तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा कि तुम अपने देश वापस जा सकोगे। मैंने उससे विदाई ली और जहाज़ चला गया। उसके आने के बाद मैंने वैसा ही किया, नारियल बेचकर पैसे जमा करने लगा। कुछ दिनों बाद एक जहाज़ आया और उस पर जाने वाला था जिस और मुझे जाना था। मैंने अपने नारियल की खेप ली और उस पर सवार हो गया। जहाज़ निकला, एक द्वीप पर पहुंचा जहां काली मिर्च की पैदावार होती थी। वहां से हम उस टापू पर जहां चंदन और आबनूस के पेड़ थे। वहां के लोग ना तो मदिरा पान करते थे, ना ही कोई कुकर्म करते थे। उन द्वीपों पर नारियल बेचकर मैंने काली मिर्च और चंदन खरीदा। कुछ व्यापारियों ने समुद्र से मोती निकलने की योजना बनाई थी, मैं उनके साथ भी हो लिया। हमने काफ़ी गोताखोरों को मजदूरी हुई कि मैंने गोताखोरों को अन्य गोताखोरों के मुकाबले कई मोती मिले जो सुंदर, मोटे और बड़े बड़े थे। हमारा जहाज़ वहाँ से निकला और बसरा बंदरगाह पर आ पहुँचा। वहाँ मैंने काली मिर्च, चंदन और मोती बेचे, जिससे मुझे बहुत सारा धन मिला। मुझे उम्मीद से कई गुना अधिक लाभ हुआ। मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान दिया और बगदाद अपने घर लौट आया। मैंने सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदी और आराम से रहने लगा।